यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। 27 जुलाई को आरओ का एग्जाम है और उसको लेकर बच्चे काफ़ी समय से अब सेट पेपर भी लगा रहे होंगे और उसकी तैयारी के लिए काफ़ी बच्चे लगे हुए हैं। तो उसी के लिए चूंकि अभी सिलेबस के तो बहुत से टॉपिक बचे हुए हैं, लेकिन बीच बीच में इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे 120 क्वेश्चन है, चूंकि आपको जीएस में पता है 140 क्वेश्चन आएंगे, तो 140 में 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ के हैं। तो जो 120 क्वेश्चन ये बनाया गया, ये तो जीएस के पैटर्न पे बनाया गया है और ये सारे प्रश्न आए हुए हैं पिछले 10 साल में, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और रही बात 20 क्वेश्चन जो आपका मैथ और रीजनिंग का है, वो 4-5 साल का जब एक साथ हो जाएगा तो 100 क्वेश्चन एक ही साथ किसी वीडियो में आ जाएगा, ताकि एक ही वीडियो में आपको 5 साल का पूरे प्रश्न आपको मिल जाए। ये 120 क्वेश्चन है जो आए हुए प्रश्न है। ऐसे बीच बीच में सिलेबस चलता रहेगा और उसके बीच बीच में कम से कम ये भी एग्जाम के बीच बीच में ये एक एक सेट कभी कभी आता रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी चीज है कि एग्जाम ये काफी लंबा प्रक्रिया खिंच गया, बीच में इसको रोका भी गया, बाद में एग्जाम भी हुआ, कैंसिल भी हुआ, बाद में पीसीएस का एग्जाम, बहुत इसमें खेल हुआ और बच्चे इसमें लगातार रमे हुए हैं। इसमें एक चीज तो है कि बाहरी बच्चे नए फॉर्म नहीं भरे हैं, लेकिन पुराने वाले काफी दिनों से रमे हुए हैं, इसलिए उसमें हतोत्साहित बिल्कुल ना हो। और इस एग्जाम को लेकर अब ज्यादा दिन बचा भी नहीं है, अब आपके पास इतना कम टाइम है कि आप टोटल जितना भी आपको याद है, पढ़े हैं अब तक, जितना पढ़े हैं, नया पढ़ने से अब बचे और मल्टीपल इसका जितनी बार हो सके रिवीजन करिए। एक ही है, अगर आपने शेड्यूल पढ़ लिया है, आर्टिकल पढ़ लिया है, जो जो चीजें पढ़ लिया है, उसको आप बार बार रिवीजन करिए। जितना ज्यादा कर सकते हैं रिवीजन, उतना ही आपके हित में होगा। और एक्स्ट्रा में अगर कुछ पढ़ना है तो केवल करेंट न्यूज पढ़िए, क्योंकि आपका मिला जुला कर 60 दिन है, जिसमें लास्ट 30 दिन तो आपको सेट और करंट के अलावा कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, रिवीजन ही बस कर सकते हैं। नई चीजें अब ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि गिने चुने ही दिन बचे हुए हैं। आपको पता है कि अब कंपटीशन किस लेवल तक पहुंच गया है। एक तो लिमिटेड भर्तियां हैं और उसके बाद लिमिटेड होने के बाद बच्चे एक एक तैयारी के लिए 2-2 साल, 3-3 साल एक ही एग्जाम के लिए, वारों में ही देख लीजिए कितने लंबे समय से बच्चे लगे हुए हैं। एक तरह से थकावट जैसी स्थिति हो गई है। लेकिन आपको इसमें क्या करना है कि अब जो बचा हुआ दिन है, चूंकि आपके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं, तो आप क्या करेंगे या मानकर चलेंगे कि इस आरओ की सीट जो हमारा 140 क्वेश्चन जीएस का और 60 हिंदी का है, हिंदी को हम बार बार बोलते हैं कि 60 क्वेश्चन लगता आसान है, 40, 45, 50 मैक्सिमम आप आता है तो लगता है अरे कहाँ गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया। जब तक वो स्पीड में 55 से 60 के बीच में ना आए, उसको बेहतर मत मानिएगा। क्योंकि अगर आपकी 55 से 60 की तैयारी है तो एग्जाम हॉल में 50 से 55 के बीच रह जाती है। इसलिए क्या करें, उसका उसको भी जितना हो सके रोज डेली एक दो उसका सेट पेपर जरूर लगाएं। जो बच्चा सेट नहीं लगाएगा वो मान कर चल रहा है, देखिए मानसिक रूप से बच्चा पहले से ही स्पष्ट हो जाता है कि एग्जाम में निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। तो जो 60 क्वेश्चन आपके मन में जब स्पीड लगाते होंगे तो लगता होगा अरे 30-40 आया, 40-50 आया। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, जो सेक्टर फंसे, ज्यादातर बच्चे पर्यायवाची में फंसते हैं और वर्तनी वाले में ज्यादा फंसते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अगर आपने स्टॉक तैयार कर लिया है तो कम चांसेस हैं फंसने के। तत्सम तद्भव में भी कम चांसेस हैं फंसने के, अगर आपको उसने एक बार कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया। विलोम भी हो जाता है, उसमें भी फंसता आदमी कम है, फंसने को तो किसी भी चीज में आदमी फंस सकता है। अच्छे तैयारी वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। कितने भी बच्चे स्ट्रांग हो, वो वर्तनी और पर्यायवाची में और विशेषण विशेष वाले कॉन्सेप्ट में फंसते हैं, खासकर विशेषण विशेष वाले कॉन्सेप्ट में। ऐसे तो याद होगा ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसकी चर्चा होगी हिंदी वाले सेशन में। आज जीएस में करना है। जीएस में आपको क्या करना है, 140 क्वेश्चन में आपको पक्का है कि कुछ सेक्टर से क्वेश्चन आने ही हैं। जैसे आपको 20-25 क्वेश्चन, उससे अधिक भी हो सकता है, उससे कम नहीं होगा, करंट न्यूज के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, चाहे जिस सेक्टर से हो, चाहे 1 साल पुराना हो या 6 महीना। आजकल तो देख रहे हैं 1.5-1.5 साल, 2-2 साल कुछ न्यूज हमेशा जीवित रहते हैं। जैसे जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है, तो वो करंट का न्यूज का ही क्वेश्चन है, मतलब डेट के हिसाब से देखा जाए, लेकिन वो आज भी जीवित है। 106वां संविधान संशोधन, महिला आरक्षण जो था, या जो भी है कॉन्सेप्ट इस तरह का लगेगा ये तो पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, नहीं, वो सब करंट के ही क्वेश्चन है।
इसके अलावा जो पुरस्कार दिए गए हैं देश दुनिया से, जो है अभी इतने पहलगाम वाले चर्चा पे इतना ज्यादा हुआ, उसमें कई न्यूज निकल करके आ जाएगा। अब सोच लीजिए, ये आपका जम्मू कश्मीर का पुराना समय से लेकर और हरि सिंह से लेकर के विलय पत्र की कहानी से लेकर और अभी ये जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनने और अभी नई आतंकी घटनाएं होने तक आर्टिकल 370 सहित ये सारी चीजें फिर से टच में आ गई, क्योंकि ये मामला फिर से उखड़ गया है। इसलिए इससे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, यहां तक कि उसके भौगोलिक क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, या सारा कुछ है, कुछ भी आ सकते हैं। सेंसस क्वेश्चन इसमें से हमेशा आता है, जनगणना से क्वेश्चन आते ही हैं। अभी नया है, जातीय जनगणना हुआ, उससे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, किससे पहले जातीय जनगणना कब हुआ था, लास्ट बार कब हुआ था, तो ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। उसके बाद 3 सेक्टर इसका मानकर चलिए। करंट में देखिए बजट के क्वेश्चन केंद्र के और उत्तर प्रदेश बजट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि इसी राज्य का एग्जाम है, इस राज्य के क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। जैसे इसमें एक चीज और है, ये क्या है, इसको कैंसिल करना है क्या सर? देखिए इसको तो देखिए एक चीज, ये सब कंप्यूटर वाली चीजें थोड़ा स्पष्ट नहीं होती, एक चीज समझ लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखा जाएगा। जैसे 140 क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लिया जाए। इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको पता है किससे आएंगे, करंट न्यूज के क्वेश्चन आएंगे। सेंसस से क्वेश्चन, जनगणना से क्वेश्चन 4-5 भी आ जाते हैं, 2-3 भी रहते हैं, कभी कभी 10-10 भी हुआ है। आप सेट पेपर लगाएंगे अंदाजा लग जाएगा। बजट हो या केंद्र का हो या राज्य का हो, उत्तर प्रदेश का हो, इससे 3-4 क्वेश्चन आएंगे। मतलब मिलाएगा पुराने वाले बजट से कितना बढ़ा, इस बार निर्मला सीतारमण का कौन सा बजट था, या फिर सुरेश खन्ना का कौन सा बजट था, कुल बजट की राशि कितनी बढ़ी है, किन किन सेक्टर में बढ़ी है, कुछ भी, मतलब वो टोटल बजट पे पूरा वीडियो बनाया गया है, उसको देख सकते हैं। ये बजट से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है बजट के अलावा अगर आपको देखेंगे, ये यूपी स्पेशल, यूपी से क्वेश्चन रहेंगे लगभग 10 क्वेश्चन। और बाकी आपके बेसिक, चाहे इन्वायरमेंट से हो, पॉलिटिकल से हो, आर्टिकल के पॉलिटिक्स में ज्यादातर क्या पूछा जाता है, संविधान संशोधन रहेंगे, आर्टिकल रहेंगे, या फिर कोई कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे, कोई समिति बनी है, कितने हैं। खास करके आर्टिकल के इर्द गिर्द ज्यादा क्वेश्चन घूमता है, या कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं कि उनको कोई एक दे देगा कि इसकी नियुक्ति, या फिर इस तरह के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। शेड्यूल से क्वेश्चन पक्का रहते हैं। स्थानीय ये आपका पंचायत से क्वेश्चन रहता ही रहता है। कुछ ऐसे सेक्टर है जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यही हाल भूगोल का है। भूगोल में आपको विश्व का भूगोल ज्यादा पूछा जाता है। भारत का भूगोल का मतलब इसका नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन पूछा जाता है। भारत से ज्यादा तो देखते हैं उत्तर प्रदेश का, चूंकि एग्जाम है, यूपी के ही पूछे जाते हैं। तो ये जो 120 क्वेश्चन हम लोग का है, इसको देख लिया जाए, फिर इसकी चर्चा किया जाएगा। ये आए हुए पिछले 10 साल के क्वेश्चन है, जिसको एक क्रम में लगा करके, चूंकि अब एक ही सेशन का नहीं है, उस समय का करंट तो लिखा नहीं जाएगा, उस समय के पुराने करंट क्वेश्चन हो गए, उसको डिलीट करके अभी के जो हैं उसको उसमें ऐड करके, और फिर इसको बाकी सारे क्वेश्चन आयोग के ही हैं उसको लिखा गया है। देखिए पहले इसको किया जाए, फिर चर्चा होगा। पहला है, मिजोरम बना देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। 97% वहां एजुकेशन मतलब साक्षरता दर है। आपको जानकारी होगा कि 97% अगर किसी राज्य का आपका एजुकेशन रेट रहता है तो उसको 100% ही माना जाता है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी ने ये देखा, उनको सम्मानित किया, सीएम लालदू होमा है। और ये एक चीज और ध्यान रहे, चूंकि अभी हम बोले हैं कि सेंसस से क्वेश्चन आते हैं, आने वाले इंडेक्स जब बनेगा तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक चीज और है, 2011 की जनगणना को देखेंगे और पुरानी जनगणना रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि विश्व में है ही, कई किताबों में है ही, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या तो चीन है, लेकिन कई नई डाटा के अनुसार नए रिकॉर्ड आए जिसमें भारत की जनसंख्या विश्व में ज्यादा मानी जाती है। पॉइंट का ही फर्क है, लेकिन फर्क है। मच्छर परेशान कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला। ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 50,000 पाउंड स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं पुरस्कार के तौर पे। लंदन में ये कहानी संग्रह, रचना और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी हृदय दीप का दीप भास्ती ने किया अंग्रेजी में अनुवाद। मतलब इसका क्या है,
कि लंदन में यह पुरस्कार दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान। कन्नड़ की एक लेखिका है बानू मुश्ताक, जिन्होंने कन्नड़ में यह हार्ट लैम्प कहानी लिखी। चूंकि वो कन्नड़ में लिखी थी और इसको कन्वर्ट करेंगे नहीं तो लंदन वाले या फिर विश्व लेवल में लोग पढ़ेंगे कैसे, तो उसको अंग्रेजी में किसने कन्वर्ट किया है? दीप भास्ती ने। ठीक है, इसमें कहानी है साउथ इंडिया की मुस्लिम महिलाओं की, जिसमें वो किस प्रकार से स्ट्रगल करती हैं। और चूंकि आपका समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है, उसको कौन कौन सी चीजें, वो किसी भी धर्म का हो, एक पुराना अगर ख्याति देखा जाए तो पुरुषों एक महिलाओं को एक अलग से ही हमारे समाज में क्या है, खुली छूट दी गई है। महिलाओं के साथ वो नहीं है। आज भी इतना आधुनिक होने के बाद भी आज भी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत से क्षेत्रों में दिखाई देगा। तो साउथ इंडिया में आपको जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई हैं, आगे बढ़ने के लिए वो लालायित हैं, और ये इसी पर कहानी बेस्ड है। इसको आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तीसरा है भारत के नीरज चोपड़ा, जिसको गोल्डन मैन कहा जाता है, दोहा डायमंड लीग में सेकंड स्थान हासिल किए। नीरज ने पहली बार फेंका 90 मीटर का थ्रो। 2 बार ओलंपिक जीत चुके हैं नीरज चोपड़ा, एक बार सोना और एक बार रजत, गोल्ड जीते हैं और एक बार रजत। लेकिन अभी तक इन्होंने 90 मीटर का थ्रो इस बड़े मंच पे नहीं फेंका था कभी, इसलिए ये बड़ा न्यूज बन जाता है। 90.23 मीटर इन्होंने फेंका। पहला स्थान 91.6 मीटर जूलियन वेबर का है, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। और एक चीज और है, इनका जन्मदिन 7 अगस्त को है, डेट ऑफ बर्थ। उसी डेट को क्या माना जाता है? 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस भी माना जाता है, भाला फेंक दिवस। फिर अगला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, गीतकार गुलजार को, उर्दू शायर हैं, और जगत गुरु राम भद्राचार्य को राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। फिर है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन 14 जनवरी 2025 को हुआ। श्री पल्ले गंगा रेड्डी बोर्ड के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हल्दी के बोल दे रहे हैं क्यों? चूंकि मोटा दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट ना हो, और ये बार बार हम बोलते हैं ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं, इसलिए इसको रिवीजन मार दिया जाता है। पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हल्दी के उत्पादन वाले शीर्ष 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना। वैसे तो मेघालय भी है, चूंकि वहां पे तगा डोंग हल्दी के लिए जाना जाता है, वो भी इसमें प्रतिनिधि के रूप में शामिल है। बोर्ड 20 राज्यों के किसानों पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उनका क्या हो, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े हल्दी का। हल्दी को गोल्डन स्पाइस के रूप में भी जाना जाता है। 2023-24 में 10.74 लाख टन हल्दी का उत्पादन हुआ, बहुत अच्छा रिपोर्ट है। भारत में लगभग 30 प्रकार की हल्दी उगाई जाती है। अगला है रेखा गुप्ता, दिल्ली की 9वीं तथा चौथी महिला सीएम बनी। पहली महिला के तौर पे अगर देखा जाए तो सुषमा स्वराज थी, जो कि विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं और बीजेपी की बहुत अच्छा बोलने वाली वक्ता थी, वक्ता बहुत बीजेपी में थी ये। और शीला दीक्षित जो थी कांग्रेस की थी, इन्होंने भी दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया था। और आतिशी थी, ये आम आदमी पार्टी, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए थे। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इनको चुना था कि ये आप तय करिए जब ये आई थी। और चौथी है ये रेखा गुप्ता, ये बनी है दिल्ली की। अब देखिए कैसा काम करती है, 9वीं है, मतलब सीएम के तौर पे 9वीं है और महिला के तौर पर चौथी महिला सीएम बनी है। ठीक है, देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना 27 जनवरी 2025 को। और इसको एक चीज और याद रहे आपको कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड की सरकार समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में भी इसे मनाती है। वहां के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन 27 मई 2022 को हुआ। 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड एक्ट जारी किया गया। चलिए ठीक है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में 4 अप्रैल को हुआ और 21 सूत्रीय कार्य योजना की गई। विषय इसके क्या हैं आपके? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। बिम्स्टेक में एक चीज ध्यान रहे कि 7 कंट्रियां हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इस बार कहाँ हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में। थाईलैंड के पीएम ने, जिसने आवभगत किया सबका, पैंतोगातार्न सिनवात्रा, नाम इन लोग का अजीब है। फिर है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। ये देखिए एक चीज और बताना चाहेंगे, ये हर न्यूज एक एक पूरा डिबेट है। मतलब बिम्स्टेक पर अगर बोला जाए तो कब गठन हुआ, कब से लेकर उसके उद्देश्य क्या है, कई सूत्रीय क्या है, ये बहुत
मतलब एक एक कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ, तो चूंकि 120 क्वेश्चन हमको बताना है जो आए हुए प्रश्न है उसके आधार पर, लेकिन इन सब को आपको डिटेल भी देखना होगा। आने वाले वीडियो में तो उसको रखा जाएगा, लेकिन आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि इसकी गहराई में भी जाना है। ये नहीं कि बस इतना ही हो गया, हर एक टॉपिक को आप उठाएंगे तो सब अपने आप में ही पूरा एक एक मतलब अगर एक क्लास लिया जाए तो एक एक लेक्चर है। चूंकि 120 क्वेश्चन है और आए हुए प्रश्न है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025, 20 मार्च 2025, बेल बोजा रिसोर्स, मतलब ये यूएसए द्वारा जारी रिपोर्ट है, अमेरिका के कह सकते हैं। प्रतियोगिता को 0 से 10 सीटों के रूप में दिया जाता है, जैसे आप सामाजिक और आर्थिक रूप में आपका प्रोग्रेस कैसा, खुशहाल कौन होगा, जिसकी इकॉनमी अच्छी हो और समाज में उसका कुछ अपनी जरूरत की चीजें आ जाती हो, तो 0 जाहिर सी बात है जिसको मिलेगा वो सबसे खराब जीवन होगा। 10 इसको माना गया है अच्छा जीवन। फिनलैंड की बहुत अच्छी कंडीशन है, फिनलैंड पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर है डेनमार्क, थर्ड है आइसलैंड, चौथा है स्वीडन, पांचवें पे है नीदरलैंड, ये तो लगभग लीड ही कर रहा है फिनलैंड। और 147 देशों में यह क्रम निकाला गया इस बार, और लास्ट पोजीशन है आपका अफगानिस्तान। भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 118वें स्थान पे हम लोग हैं। हमारा पड़ोसी नेपाल 92 पे है, बांग्लादेश 133 पे, और यहाँ तक पाकिस्तान हम लोग से अच्छी स्थिति में है, 109वें स्थिति पे है। भारत पिछले वर्ष की अगर तुलना किया जाए, जैसे पिछले वर्ष क्या हुआ था कि इस बार तो 147 देशों का रिपोर्ट निकाला गया है, पिछले बार 143 देशों का रिपोर्ट था जिसमें भारत 126वें रैंक पे था। तो कह सकते हैं ना से हाँ, लेकिन स्थिति तो बहुत ही खराब है। अगला है मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र जनवरी 2025 में। रीवा को सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है और लगभग 58 टाइगर रिजर्व पूरे विश्व में। वैसे भी हम लोग के यहाँ टाइगर की स्थिति तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं किस जिलों में, कई जिलों में जैसे गोरखपुर की बात करें तो कई देख रहे हैं कि शेर और या फिर कुछ कुछ को बर्ड फ्लू ऐसी स्थिति आ जा रही है, सुनने में आ रहा है कि ये बीमारी हो जा रहा है, मतलब उस इन्वायरमेंट को फेस नहीं कर पा रहे हैं। इसकी थोड़ा सा ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था देखनी चाहिए कि जानवरों को इस इन्वायरमेंट, चूंकि जानवरों का इन्वायरमेंट हम लोग मनुष्य ने ही खराब किया है, तो उनकी देख रेख करना, बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, आगे से ऐसा ना हो इस पर सोचना चाहिए। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में, ये अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जिनके साथ थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, 8 अप्रैल 1920 को। तो और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे गई। ऑपरेशन पोलो क्या है? सैनिक अभियान है, आज मतलब आजादी को लेकर ये लोग सैनिक अभियान चला रहे थे। 13 सितंबर से शुरू हुआ था, 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद में हुआ था सैनिक कार्रवाई। दूध का दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। जो जीवाणु, कुछ जीवाणु अच्छे होते हैं, वायरस अच्छे होते हैं, तो उसी में एक ऐसे, जैसे कैसे गंगा नदी को शुद्ध करने वाला वायरस कौन सा है? निंजा वायरस। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो ऐसी चीजों को, दूध से दही बनाने में भी वायरस जो है, बैक्टीरिया, वायरस कह रहे हैं, बैक्टीरिया होता है, वो भी आपके फायदेमंद होते हैं। फिर आगे है, मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? सी, हरी मिर्च। दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। 11 जुलाई को दिवस के क्वेश्चन जरूर रहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें रैंक पे हम लोग हैं। भारत का कुल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यूपी की अगर बात कर लें तो 24,30,97 के आसपास है फिलहाल, लेकिन यूपी का यहाँ जिक्र नहीं है। यूपी की स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950। ये चूंकि बड़ा लिखा गया है, इससे आप लोग घबरा मत जाइएगा। भारत का एरिया ये है और यूपी की स्थापना है 24 जनवरी 1950। ठीक। फिर है आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की बात हो रही है। ये 6 अगस्त 1952 को गठित हुआ और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। ये सब डेट बेसिक हो चुके हैं, ये सब बच्चे पढ़ने वाले ऐसे ही उड़ा देंगे इसको। पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मतलब किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये क्वेश्चन था, तो नेहरू जी द्वारा किया गया। कर्क रेखा 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल
त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी विश्व लेवल पर भी पूछता है, ये तो भारत का है। अगला है फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी लॉर्ड मिंटो ने। उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य और एक, मतलब अंग्रेजों का ही यह नीति था, लेकिन लॉर्ड मिंटो को बेस रूप में माना जाता है। उत्तर प्रदेश के और भी लोग थे। उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए और एक देश भी है। कौन कौन से राज्य हैं, रिवीजन मार दीजिए। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद बिहार है, इधर आज चले आइए हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, दिल्ली है केंद्र शासित में, और देश में नेपाल है। तो ये भी ध्यान रहे कि कौन कितने से हैं। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश से देखेंगे तो 11 जिले उसके टच हैं, उत्तराखंड बिहार से 7 हैं, हरियाणा से 6 हैं, नेपाल से भी 7 हैं, दिल्ली से 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश से, राजस्थान से 2 हैं, हिमाचल से 1 है, ये सब पूरा। और कौन कौन से जिले हैं, जैसे आपका अगर कहा जाए कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से लिंक है। कौन कौन, एक आपका है मध्य प्रदेश, फिर बिहार है, फिर छत्तीसगढ़ है, और एक आपका कौन सा है, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ और झारखंड। फिर आगे है अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव ये वो ह्यूम प्रोटीन के खोज करता है जे बर्जीलियस। पीसी कल्चर, मछली पालन, मत्स्य पालन, एक इस तरह के अध्ययन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। जीव विज्ञान में भी है और फिजिक्स में भी है, ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। आम में कौन सा विटामिन है, ए। और दशहरी आम अगर पूछा जाए कहाँ होता है तो लखनऊ में होता है, या ध्यान रहे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ का। सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल है, कैवल्य। भारतीय पुनर्जागरण के पिता खूब पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है कौन से क्षेत्र से, संगीत। किराना घराना, घराने से भी क्वेश्चन आता है कि बनारस घराना है, आगरा घराना, ये कौन से घराने से भी क्वेश्चन आते ही हैं। ओडिसी लोक नृत्य से भी क्वेश्चन आता है, कहां से, ओडिशा। चंद्रकांता उपन्यास, लेखक और रचना से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो याया ही है के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। रेगुलेटिंग एक्ट पारित 1773। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे गांधी जी, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कौन, भीमराव अम्बेडकर। विली विली ये आपका है चक्रवात। विली विली कहाँ आता, ऑस्ट्रेलिया। टाइफून चीन और जापान में, हरिकेन अमेरिका में, और भारत में इसको साइक्लोन यानी चक्रवात कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन है जिम्मेदार है, जलवाष्प, CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, और ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC बोलते हैं। धरती पर लाभ और हानि वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पेड़ पौधों को भी मुश्किल होगा, और नीचे जो हमारा वातावरण इतना गर्म रहता है, अगर बिल्कुल ना रहे तो हालत खराब हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे से चैन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इतना ज्यादा हो जाए कि ग्लेशियर ही पिघल जाए। फिर अगला है जिन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं उन्हें बुध और शुक्र कहते हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, 1 चंद्रमा। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा में है। सुपीरियर याद रहे, सुपीरियर वैसे भी अमेरिका सबसे बेहतर सुपीरियर है, और कनाडा है क्योंकि कनाडा से ही नोरा फतेही है। भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता कौन है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, एक चीज और याद रहे, स्थानीय स्वशासन की बात आई है तो आपको 24 अप्रैल याद रखना होगा पंचायत दिवस के रूप में। वैसे तो 2 अक्टूबर 1958 पढ़े ही होंगे राजस्थान के नागौर, वो तो है ही 58 और 59 में, लेकिन आपको करना ये है कि 24 अप्रैल को चूंकि 73वां संविधान संशोधन के बाद जब इंप्लीमेंट किया गया तो उस डेट को खास माना गया। फिलहाल ये क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन के पिता कौन है, तो लॉर्ड रिपन है। देखिए समिति से फिर एक क्वेश्चन आ गया। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी। GVK राव समिति गणेश वासुदेव है 1985 में। LM सिंघवी 1986, PK थुंगन 1988, बलवंत राय मेहता, इनको ऊपर होना चाहिए था क्योंकि 1957 में है, तो क्रम सही होता जैसा बना है, आयोग ने प्रश्न दिया था वैसा ही इसको किया गया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है 48। प्रथम यात्री चली थी गाड़ी, ट्रेन, मतलब यात्री गाड़ी, केवल ट्रेन समझ के इसको ये मत सोचिएगा रे तो 1853 था, इसीलिए हम लिख दिए हैं जानकर इसको ताकि बच्चे कुछ भ्रमित ना हो जाएं। 15 अगस्त 1854 में पहली यात्री गाड़ी की बात हो रही है, मतलब उसमें पब्लिक बैठी हुई थी, हावड़ा से हुगली। और अगर पहली ट्रेन चलाने की बात कहेंगे तो 1853 वही मुंबई से थाने के बीच चली थी।
घास का मैदान देश और महाद्वीप में कहाँ है? तो वेल्ड है अफ्रीका में, पंपास है अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे में, और भी क्षेत्र है मुख्य यही है। कैंपास है दक्षिण पूर्वी ब्राजील में। ओजोन परत को मापा जाता है डॉप्सन इकाई से। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, ये तो भी इसका जिक्र भी हो रहा था, क्वेश्चन भी आया है। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया? गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया? क्रोम। देखिए यहाँ पे लिखा तो नहीं है, क्रोम इसका था। खैर, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म, जैसे कोई साइट उट नहीं चलाते हैं तो शुरू में देखे होंगे HTTP बिंदी बिंदी ऐसा रहता होगा, तो उसका फुल फॉर्म है। फलों को पकाने में बढ़ावा देता है एथिलीन, कृत्रिम मतलब जबरदस्ती पका दीजिए, जो कि उतना फायदेमंद तो नहीं होता लेकिन है ये। सिगरेट लाइटर में गैस कौन से? ब्यूटेन, C4H10। भोपाल गैस त्रासदी रिसाव कौन सा है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता, वैसे तो सारे प्रश्न वही हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही कौन सी है? मेथेन, CH4। मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? धान का खेत है, कोयले की खदान है, और घरेलू पशु जो वो करते हैं। फिर आगे है अचार का, अचार है ये जो आम का अचार उचार डाला जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। खट्टे दूध में लैक्टिक, सेब में मौलिक, और नींबू में साइट्रिक। दूध के घनत्व को, डेंसिटी को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग? बैरोमीटर। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफी, और रिक्टर पैमाने पे स्केल सिस्मोलॉजी, इसके अध्ययन को, सिस्मोग्राफी तो ठीक ही है, सिस्मोलॉजी बोलते हैं भूकंप के अध्ययन को। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? किसी द्रव के पृष्ठ के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसी में ससंजक है, जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगे तो ससंजक, भिन्न भिन्न लगे तो असंजक। खैर, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। इसका आप ये पैमाना जानते होंगे कि C/5 बराबर F-32/9, ये फार्मूला है C/5। तो अगर इस सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करना है तो C का मान लिख दीजिए, अपन 5 बराबर F क्वेश्चन मार्क है -32/9। आप चाहें तो सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलें और फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलें, इसको बदलेंगे 98.6 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। चेंज करके इसको देखिएगा, क्वेश्चन कुछ लगाया भी करिए। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80, वो प्रेशर जो नापा जाता है HG में है। HG का मतलब है मरकरी पारे से है। और रक्तचाप को डॉक्टर क्या बोलते हैं? कौन सा? इसको बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो है, आधा गौ है वो। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ग्रुप कितने हैं? समूह का मतलब ग्रुप, बी पॉजिटिव है, AB है, O है, ये सब जो किया उन्होंने, कौन है उनकी खोजकर्ता? लैंडस्टीनर ने। 59वां, देखिए उधर 58वां था। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को। 22 मार्च 2025 को यह डिक्लेयर हुआ, 2024 के लिए दिया गया है। हिंदी के ये 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं सम्मानित होने वाले। अभिषेक जय हिंद 1971 में इनकी एक प्रकाशन आई थी, बहुत ही पॉपुलर हुई थी, उसको भी बेस बनाया गया इस बार। व्यास सम्मान ये 34वां है। हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को दिया गया है। उनकी उपन्यास का नाम है कौन देश के वासी, कौन देश को वासी, वेशु की डायरी है। और इसके बाद है सरस्वती सम्मान 2024 साधु महेश दास को, संस्कृत विद्वान महोपाध्याय। साहित्यिक कृति इनका मुख्य है, उसको जान लीजिए, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ये जितने भी सम्मान हैं, चाहे अभी तो पद्म सम्मान नहीं लिखा गया, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जितने भी हैं, खास करके अभी हृदय नारायण दीक्षित को दिया गया। यूपी से संबंधित क्वेश्चन है तो पूछेगा ही, पद्मश्री उनको मिला इस बार, 26 जनवरी को दिया जाता है सारे सम्मान। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, मैं जब तक आई बाहर, ये कविता है, गगन गिल का है। 8वीं अनुसूची में यहां लिख दिया गया 22 भाषाओं का जिक्र है, लेकिन यह ध्यान रहे अंग्रेजी और राजस्थानी क्षेत्र में भी साहित्य सम्मान दिया जाता है, 24 भाषाओं को, यानी कि क्वेश्चन दे सकता है, कभी कभी दिया ही है तभी तो दिखे हैं कि कौन सी भाषाओं में साहित्य सम्मान दिया जाता है। नॉर्मली बच्चा ये सोचेगा कि अरे 22 भाषाओं में से होना चाहिए, अंग्रेजी और राजस्थानी को ध्यान नहीं देगा, जो कि उसका भी जिक्र है इसमें। विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी गठन पूछ लेता है 24 अक्टूबर 1945, या फिर IMF का किसी का भी पूछे तो उसका आपका मुख्यालय और वो दिन याद होना चाहिए कि किस दिन हुआ है। तो इसका हुआ 1 जनवरी 1995, मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड।
भारतीय कृषि अनुसंधान से क्वेश्चन आते ही हैं, नई दिल्ली में है। शांति पुरुष उपाधि जैसे कहा जाता है ना, ये व्यक्ति ये है, हिटलर है, ये व्यक्ति वो है, लौह पुरुष है, तो शांति पुरुष है लाल बहादुर शास्त्री। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये है तो छोटे क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नौसिखुआ टाइप के बच्चे होते हैं। नौसिखुआ बच्चों का मतलब उपहास नहीं उड़ाया जा रहा है किसी बच्चे का। नौसिखुआ का मतलब है जो बच्चा अपने उद्देश्य को लेकर ज्यादा जागरूक है ही नहीं, तो उसको यही कहा जाएगा। उसको क्या करना चाहिए, जब आपको टारगेट मिला है तो उसके पीछे भागिए। सफल असफल अलग चीज है, आप अपना काम करिए। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम पूछा जाए भारतीय, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ध्यान रहे ये भारतीय लिखा हुआ है, नहीं तो लॉर्ड माउंटबेटन ही होंगे। विश्व पृथ्वी दिवस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है 22 अप्रैल। अजंता की गुफाएं, ये देखिए नदी बह रही है, गंगा नदी। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा नदी अलकनंदा, भागीरथी और गंगा की कुल लंबाई, ये सारी नदियां उदियां हैं, सब उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि यहाँ देखिए एक नदी बह रही है, तो अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से। ओडीओपी से क्वेश्चन आते ही हैं। गोरखपुर का टेराकोटा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये यूपी के 75 जिले हैं, और 75 जिलों में जिस जिले का ज्यादा है, अब बोल तो रहे हैं एक एक टॉपिक पर एक एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है, और बच्चों को खुद भी पढ़ सकते हैं। वीडियो ही बनाना नहीं, बच्चे अपने लिए भी एक एक सिलेबस है सब। तो चूंकि गोरखपुर का पूछा है, मिट्टी के खिलौने उलौने बनाए जाते हैं, तो उसी को टेराकोटा बोलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, ये योजना से क्वेश्चन आया है। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 से। नीति आयोग देखिए यहाँ ये भी आ गया है 1 जनवरी 2015। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको हिंदी में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंग्लिश में बोलेंगे तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 में गठित हुआ। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समिति के अध्यक्ष कौन थे? डीआर गाडगिल और अशोक मेहता के मॉडल पर हुआ था। पहला किस पर था? हैराल्ड डोमर। दूसरा किस पे था? पीसी महालनोबिस। तीसरा किस पे था? जॉन सैंडी और चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ये चक्रवर्ती नाम है। तो ये जो भी मॉडल हैं, उनके मॉडल क्या है, उनमें कितना ग्रोथ हुआ, ये भी आपको पढ़ना होगा। ये अपने आप में पंचवर्षीय योजना है कि रोलिंग प्लान कब लगा, बीच में हरित क्रांति का गठन कब हुआ, 66 से 69 के बीच में। हरित क्रांति का भारत में और विश्व में कौन था मुखिया? ये एम एस स्वामीनाथन थे या फिर एम एस नॉर्मन बोरलॉग थे विश्व में? ये सब देखना होगा। 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी में आर्टिकल 279A इसमें ऐड किया गया 2016, लेकिन दिवस के रूप में 1 जुलाई 2017 है, यह ध्यान रहे। रूस मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से। भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां लिख दिए हैं कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाए। यह 86वां संविधान संशोधन में किया गया था। फिर है पहली अनुसूची। अनुसूचियों से क्वेश्चन जरूर आता है, पहली ही पूछ दिया है। तो भारतीय संघ यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपके 36 से 51 उनके बीच है 40। ग्राम पंचायतों का गठन। फिर है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप का पूछे तो भीमराव अंबेडकर, ये भी याद करना होगा। केंद्रीय बजट सबका विकास थीम के साथ 1 फरवरी 2025 निर्मला सीतारमण जो है विदेश मंत्री भारत की, वो 8वीं बार बजट पेश की है। मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड इन्होंने 6ठी बार का तोड़ा है, और महिला के तौर पे ये तो अपने ही रिकॉर्ड बना ही रही हैं, 8वीं बार है। बजट, केंद्रीय बजट पे पूरा वीडियो एक आएगा भी, और यूपी का तो आ ही चुका है, देख लीजिएगा उसमें। फान एक स्थानीय पवने हैं स्विट्जरलैंड। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, पाटलिपुत्र जगह। फिर है शारदा एक्ट, इरविन के शासनकाल में गवर्नर जनरल थे 1930 में। क्या उम्र लिखे वहां? महिलाओं की उम्र होनी चाहिए 14, यब से फीमेल कर दिया, और 18 मेल पुरुष होना चाहिए। बताइए 14 साल में महिला लड़की का विवाह हो जाए, पढ़ाई लिखाई खत्म, और पुरुष का 18। अब तो महिलाओं का भी कहा जा रहा है, ऐसे तो भी अभी 18 है, 21 की हो रही है, पुरुष का 21 है। एज, जब पढ़ाई पूरा ना हो तो शादी विवाह का कोई मतलब नहीं है, बाद में फिर वही शुरू हो जाए। वो 14 साल की है, सोचिए लड़की क्या करेगी, 18 साल का लड़का है। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर ये लोग भी बाबा दादा भी बहुत जल्दी ही बन जाएंगे। और पढ़ाई लिखाई और विकास का तो बात ही छोड़ दीजिए। प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेज और सिराजी दौला के बीच हुआ था। प्लासी और ये बक्सर का युद्ध, ये 2 युद्ध जीते
उसके बाद ही अंग्रेजों को पूरा यहाँ बेस मिल गया। एशियाटिक सोसाइटी संस्थाएं 1784 में विलियम जोन्स के रूप में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। हरित क्रांति देखिए आ गया, खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं के फसल के लिए मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। 1966 से 69 के बीच, 69 के बीच यह चर्चा में आया था। वायुमंडलीय में प्रमुख गैसें कौन कौन सी है? नाइट्रोजन है सबसे अधिक 78.8, ऑक्सीजन है 20.21% कह दीजिए, आर्गन है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036। इसके बाद भी है अन्य गैसें, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब भी हैं, और अदर गैसें हैं, इसीलिए लिख दिए, मेथेन उथेन भी हैं। 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम है केरल का। ओवरऑल भी पुरुष का हो या महिला का हो, दोनों का मिला दिया जाए तो केरल का ही था। निम्नतम में बिहार का है महिलाओं में। राजस्थान और बिहार का स्थिति ठीक नहीं है, और महिलाओं की एजुकेशन में अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं आपकी कानपुर नगर में। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस उत्तल लेंस। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत श्रीलंका। अभी इससे पहले वाला विश्व कप कौन जीता पता ही होगा, भारत जीता कितने दिन बाद। और उसके बाद तो आईसीसी पुरुष वनडे 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। ये पुरुष वाले में देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा, चूंकि आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले न्यूज आ ही चुका है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर ले चुके हैं। टेस्ट T20 से तो पहले ही ले लिए थे, टेस्ट से भी ले लिए। अब देखिए 2027 तक इनकी फिटनेस सही रहती है और आयोग इनको रखता है या नहीं रखता है, रहना तो चाहिए। वेट कर रहे हैं लोग उसी के चक्कर में। अभी 100 इनका शतक हुआ भी नहीं विराट कोहली का। खो खो विश्व कप 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 23 देशों ने इसमें भाग लिया, जिसमें पुरुष की 20 टीमें और महिलाओं की 19 टीमें शामिल हुई थी। प्रेमचंद द्वारा रचित कुछ किताबें, गोदान गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सब उपन्यास। अनुच्छेद 1, चूंकि वहां देखिए एक चीज और बताना चाहेंगे, इससे पहले ये हम लोग का 100 के बाद 104 हो चुका है। अगला हम लोग 105 है, ये 5 है 7 ये लिखे हैं, लास्ट में 120 कर दिए हैं। फिर आर्टिकल के क्वेश्चन आया है। और आर्टिकल 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 76 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। फिर है राष्ट्रपति के वेतन कितने मिलते हैं? वेतन से क्वेश्चन ये सब आए हैं चूंकि, इसलिए लिखा ही गया है। ये वैसे इतना आसान क्वेश्चन अब इस समय नहीं आना चाहिए, लेकिन आया हुआ प्रश्न है, लिखना ही था। 5 लाख उपराष्ट्रपति, 4 लाख लोकसभा अध्यक्ष, 4 लाख। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। अंगोला देश अफ्रीका है राजधानी, मतलब ये अंगोला एक देश है अफ्रीका का, है ना। कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप में अंगोला एक देश है जिसकी राजधानी है लुआंडा, मुद्रा है क्वांजा। एक चीज ध्यान रहे, जितने एशिया के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी, जितने भी हैं देश, राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके एशिया और अफ्रीका और यूरोप वाला। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में है, और सहारा आपका पता ही है ये मिस्र में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है नेपाल में है 8,850 मीटर है माउंट एवरेस्ट, पता है। 4 उसके ऊपर वाले हैं, कौन कौन से हैं वो भी याद करना होगा कि स्टार्टिंग में कौन कौन से हैं, शिवालिक से लेकर के स्टार्टिंग तक। और K2 किस पे है? भारत के लिए अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है तो K2 आप बोलेंगे, गार्डविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं। इसके बाद है 7 पहाड़ियों का नगर, रोम इटली है। ओनेगा झील है रूस में। नील नदी, चूंकि आपको पता है लंबाई के रूप में देखा जाए तो नील नदी सबसे बड़ी है, और अमेजन चौड़ाई के रूप में बड़ी है, तो 6,690 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी कही जाती है गंगा, आपका 25 किलोमीटर है, 2,525 लगभग में है। और वैसे अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, लेकिन भारत में अंदर आंतरिक रूप में देखा जाए तो गंगा ही है। विश्व में नील है क्षेत्रफल की दृष्टि से, चौड़ाई में अगर कहा जाए तो अमेजन है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध धर्म और संघ। चारों बौद्ध संगीतियां भी देख लीजिएगा कौन कौन से किसके सेशन में हुए, और पूरा बौद्ध जैन धर्म तो देखना ही है। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर, मुंगेर, ये बिहार में पड़ता है, ये बिहार है। फिर है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। मानव रक्त का पीएच मान 7 से ऊपर है, 7.4। सेब को खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पासन। कौन से भाग खाए जाते हैं तो उसके पुष्पासन है।
अब एक चीज, ये तो 120 क्वेश्चन है, अब 20 क्वेश्चन जो बचे हैं उसमें केवल मैथ है, और मैथ के अलावा जो रीजनिंग के क्वेश्चन मिला करके आते हैं उसको नहीं किया गया। वो करते तो वीडियो और लंबा हो जाता और खिचड़ी जैसा लगने लगता। वैसे तो ये खिचड़ी आपको 27 जुलाई को मिलेगा ही, और पता ही चलेगा कि कौन सा बच्चा किस स्पेस तक कितनी तैयारी किया है। क्योंकि इसके लिए कोई बच्चा यह दोष नहीं दे सकता कि मुझे समय नहीं मिला। समय तो खूब मिला, किस्तों में मिला। मतलब एक बार एग्जाम हुआ, लीक हुआ, फिर नया डेट आएगा, समिति बनी बीच में, फिर नया डेट घोषित हुआ, अब एक दिन करा जाएगा। अभी ये भी आपको पता ही है कि अब एक ही बार में टोटल 200 क्वेश्चन हो जाने हैं। रीजनिंग और ये रीजनिंग कह रहे हैं, हिंदी और जीएस के टोटल 200 क्वेश्चन। तो ये सारा खेल तो हुआ, लेकिन इस खेल में आपको समय भी खूब मिला है। पीसीएस का एग्जाम जो इससे पहले हुआ था उसने सबको सरप्राइज किया था पूछने के तरीकों से। इसलिए इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा कि करंट के क्वेश्चन हो, आपको क्रम अनुसार देखे ही थे कि पीसीएस में क्रम पूछा था कि ये कब हुआ, उसके बाद कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ। तो ये क्रम भी असेंडिंग और ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको तैयार करना होगा। और एक चीज फिर से बोलेंगे लास्ट में कि जो भी तैयारी आपकी जिस विषय की हो, इतिहास की हो, भूगोल की हो, इन्वायरमेंट का हो, राजनीति का हो, या जिसका भी हो, करंट न्यूज का हो। सेंसस के क्वेश्चन इसमें कम है लेकिन आएंगे एग्जाम में, बजट के क्वेश्चन इसमें कम है लेकिन आएंगे। चूंकि ये बार बार बोल रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन, जैसे सिलेबस का तो क्वेश्चन आता रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपको 120 क्वेश्चन अलग से, और ये जो 20 क्वेश्चन आपका मैथ का हो, तो ये कहीं बार वीडियो बस लाएंगे, 2 वीडियो लाएंगे, जिसमें 5 साल का एक बार और 5 साल का एक बार, जिसमें रीजनिंग मैथ के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हो जाएगा, ताकि उसको देखने से ही स्पष्ट हो जाएगा कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट में है। वैसे बच्चे तो लगा ही रहे होंगे। और ये वाला जो 120 क्वेश्चन है 2-3 वीडियो ही लाएंगे, और बाकी क्योंकि अब तो बाकी चीजों को देखना ही है, उसके सिलेबस की भी चीजों को देखना है, केवल अब सेट ही थोड़ी ना है। लेकिन आपकी यह जिम्मेदारी बनती है, बार बार बोलते हैं कि अभी से, आज आपका हो गया 23-24 हो गया, तो आज के अगर देखा जाए तो कितने दिन बचे हैं, मुश्किल से 2 महीना बचा है। तो 2 महीना आप कितना डेली एक सेट लगाएंगे। सेट केवल लगाकर संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, कहाँ कमी है उसको पूरा करेंगे। जो अब तक आपने तैयार किया है उसको बार बार रटेंगे, एक भी उसमें का कॉन्सेप्ट भूल ना जाए, हल्के में मत लीजिएगा। वही कॉन्सेप्ट आ जाता है और फंस जाता है। और हिंदी को भी हल्के में ना लें कि चीजें फंस जाएं। बार बार मल्टीपल उसको रिवीजन करते रहिए, कॉपी बना बना कर लिखते रहिए। और लास्ट 2 महीने में सेट पेपर के अलावा अगर कुछ नया पढ़ना होता है तो केवल करंट पढ़िए, पिछले 1 साल का करंट पढ़िए। और अभी जो करंट डेली जो आ रहे हैं, नए नए न्यूज मिल रहे हैं, नई नई चीजें बन रही हैं, उस पर भी थोड़ा पैनी नजर रखिए कि कौन सा मामला है, वक्फ कानून का क्यों डेट आगे बढ़ रहा है, डीजीएमओ की बैठक हो रही है भारत पाकिस्तान का, उसका क्या मैटर हुआ, या अंतर्राष्ट्रीय देश से भारत के जो विदेश नीति अब तक सरप्लस माना जाता था, बहुत अच्छा माना जाता था, फेलियर होने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ये सारी चीजें आपको मेंस में तो लिखने को मिलेंगे ही, क्वेश्चन आएंगे भी, लेकिन उसको पहले से ही खुद में ग्रहण करके ये चीजों को फील नहीं करेंगे तो आगने वाले टाइम में आपको तर्क ही नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं मिल पाएगा, और अचानक से प्री निकल भी जाएगा तो मेंस में उतना स्पेस मिलेगा नहीं जितना अब तक प्री में मिला है। बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही लेट है एग्जाम, आयोग को भी अपना जवाबदेही देना होता है। तो प्री जहां निकला, मेंस के लिए ज्यादा समय मिलेगा नहीं। और 7-8 घंटा गर्मी का सीजन है, इस समय आप ये मत करिएगा कि दिन भर रील चलाए, रात में रील चलाए और उसके बाद सो गए। कह रहे भी तो 2 महीना है। ज्यादातर बच्चे क्या प्लान करते हैं कि कुछ दिन पढ़ाई करते रहे और लास्ट जब 1 महीना कुछ एग्जाम बचता है तो जागते हैं कि अब क्या किया जाए, और जल्दी जल्दी में उनका अंदर से तो अंतरात्मा, गांधी जी ने बोला भी था कि जो अंतरात्मा का है वो सत्य है। बच्चा जान जाता है कि मेरा रिजल्ट होने वाला तो है नहीं, एक होना ना होना एक अलग सेक्टर है। आपने सिलेबस को एग्जाम से पहले खत्म कर दिया है, और खत्म करने के बाद आपने सेट भी खूब लगा रहे हैं। सेट में जितना आपका नंबर आता है, 19-20 का ही फर्क पड़ता है। हमेशा एक चीज को हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपने घर पे एग्जाम लगाया और डेली आप पास हो रहे हैं तो आपको एग्जाम हॉल में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन घर ही अगर आप सेट में फेल हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में भी आप पास होने वाले नहीं हैं। इसलिए समय से पहले ही उस सेट पेपर को उठाइए
और अपनी खामियों को देखिए, मेरा कहाँ फंस रहा है अभी भी हम कौन से आंदोलन का डाटा फंस रहे हैं। जीएस में एक चीज हमेशा ध्यान रहे कि एक डाटा होता है और एक कॉन्सेप्ट होता है। जो बच्चा डाटा याद किया है वो एग्जाम में पास नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि वो कॉन्सेप्ट से वो डाटा को पकड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट, उसके पीछे की पटकथा जब तक नहीं जानेंगे आप डाटा भूल भी जाएंगे। बहुत से लोग डाटा भूल जाते हैं, अच्छे खासे बच्चे भी, पढ़े लिखे भी भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। डेटा ही है, कंफ्यूज हो ही जाएंगे। लेकिन उसके पीछे की कहानी अगर आपको आइडिया होगा तो आप एग्जाम हॉल में जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप भटकेंगे नहीं मिस यूज होंगे, मतलब मिसगाइड नहीं होगा। लेकिन केवल डाटा ही पढ़े होंगे तो कुछ भी बकेंगे। थोड़ा भी कंफ्यूज हुए तो लगेंगे, कहेंगे अरे नहीं ये था, वो था, ये था, ऐसे, तो वो बच्चा कहाँ टिकेगा, वो तो प्री नहीं निकाल पाएगा, मुश्किल रह जाएगा। तो मेंस के लिए लास्ट चीज कि आप समय से पहले, अभी 2 महीना बचा है, मुश्किल से जहां 25 या 20 दिन बीता आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करना था कर चुके, समय बीत चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी आपके पास सिलेबस की सारी चीजों को आपने पढ़ लिया है तो उसको बार बार, जितनी बार पढ़े रिवीजन करिए। पंचायत पढ़े हैं तो 4 बार 5 बार क्या है, 73वां संविधान संशोधन, 74वां क्या है, ए से ओ तक ABCDEFGH में क्या है, उसमें 29 विषय थे, इसमें 18 विषय थे, कौन कौन सी समितियां बनी, कहीं 4 स्तरीय है, कहीं 3 स्तरीय, हर चीज को उसको निकालिए। 2 अक्टूबर को हुआ, राजस्थान में हुआ, फिर कहाँ हुआ, ये सारी चीजें जब तक आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पूरी कहानी जब जानेंगे, समितियां उसके पीछे कौन बनी, बस एक टॉपिक का बात कर रहे हैं। वैसे ही हर एक सेक्टर को, प्रकाश है, ऊर्जा है, फिजिक्स में अगर देखते हैं तो उसकी कुछ थियरी लगाइए, लेकिन सिलेबस के ही अकॉर्डिंग। अब जो बच्चा अभी से शुरू कर रहा है वो तो अगले एग्जाम के लिए कर सकता है, यही राय दिया जा सकता है। और आयोग की, कोई भी आयोग हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे RPF का एग्जाम हो, चाहे UPSC का एग्जाम हो, या RO का, UPPSC का एग्जाम हो, ये आयोग के प्रश्न जरूर आते हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं आता है, अगर आपने उसे गहन रूप में उसको पढ़ा है, समझा है, तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि तरीका भले बदल गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 15% से 20% क्वेश्चन आयोग के रहते ही रहते हैं। तरीका, कॉन्सेप्ट पूछने का तरीका बदल जाता है, हर चीजें बदल रही हैं तकनीकी रूप से, वो भी बदलता है, लेकिन चीजें छोड़ती नहीं है। इसलिए दिया जाता है आयोग के क्वेश्चन, ताकि यह पता हो कि आयोग यह जानना चाहता है कि पीछे आपने मेरे सिलेबस को लेकर कितना सीरियस काम किया है, तभी वो जान पाएगा। हमारा एक अपना पीछे सिलेबस है 10-20 साल का, जो मतलब एक, अभी सिलेबस तो बहुत पुराना है, लेकिन एग्जाम वाले बच्चों का 10-20 साल का जो सेशन दिया जाता है, वो आयोग देखना चाहता है कि मेरे पुराने सेशन में आपने कितना गंभीरता से मेरे सिलेबस को लेकर पढ़ा है। तो जब वो चीजें आप निकालते हैं तो उसको प्रसन्नता होता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, इसकी सिलेबस में क्वेश्चन है, तो वो बच्चा ज्यादा चांस है बाकी बच्चों की तुलना में आगे निकलने का। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा जो भी है, और फिर नए सेशन को, ठीक।